Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो, आज का टॉपिक है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब है आप अपने कंपनी में एक किसी पर्टिकुलर यूनिट का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उस पर्टिकुलर यूनिट का खर्चा निकाल सकते हैं, उसकी सेल्स कितनी करी किसी इंडिविजुअल आदमी के ऊपर एलोकेट कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के ऊपर एलोकेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में स्टेशनरी आई, 10,000 रुपये की स्टेशनरी आई। अब नेचुरल है कि 10,000 रुपये की स्टेशनरी कोई एक आदमी तो यूज करेगा नहीं, तो ये स्टेशनरी किस किस ने यूज करी वो आप बांट सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज। उससे क्या होगा, स्टेशनरी का मिस यूटिलाइजेशन बचेगा, कहाँ ज़्यादा यूज हो रही है कहाँ कम यूज हो रही है। अगर आपको यही नहीं पता ये 10,000 रुपये की स्टेशनरी आपके ऑफिस में आई, किसको कितनी कितनी दी, सेल्स वालों को कितनी दी, अकाउंट्स वालों को कितनी दी और फ्रंट ऑफिस वालों को कितनी दी, आपको अगर यही नहीं पता होगा तो आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे। और स्टेशनरी आई बट गई, किसी को एक पेन चाहिए वो 4 पेन जेब में डाल के ले जा रहा है, किसी को एक रजिस्टर चाहिए वो चार रजिस्टर उठा के ले जा रहा है ना, मोहल्ले में बांट रहा है ले जाके। तो कॉस्ट सेंटर में क्या होता है, आप एक आदमी को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो। और दूसरी चीज़, ये कैसी जगह होता है, खर्चों का एलोकेशन तो है ही है, ऐसी जगह कॉस्ट सेंटर काम आता है जहाँ पे आपके पास एक अलग रिपोर्टेबल यूनिट होती है और वो रिपोर्टेबल यूनिट के पास प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी होती है, इनकम अर्न करने की कैपेसिटी होती है रिपोर्टेबल यूनिट पे। तो रिपोर्टेबल यूनिट के हिसाब से आपको बनाने कॉस्ट सेंटर वो भी बना सकते हो आप। तो द कॉस्ट सेंटर रिपोर्टेबल यूनिट का मतलब है, मान लीजिए आपके पास 4 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी। आप ये देखना चाहते हो किस प्रोडक्ट को बेच के ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, किस प्रोडक्ट की मार्केटिंग में कितना खर्चा होता है, किस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग में कितना खर्चा होता है। तो इस प्रोडक्ट की सेल आप इस प्रोडक्ट पे डाल सकते हो। सेल इससे हुई 1,000 रुपये, इससे हुई 5,000 रुपये, इससे हुई 8,000 रुपये की सेल, इससे हुई 20,000 रुपये की सेल। अब आप किसके खर्चे देखो कि आप इसकी कॉस्ट देखना चाहते हो, इस पर कॉस्ट कितनी आई। इसकी कॉस्ट आई 3,000 रुपये की, इसकी कॉस्ट आई 1,000 रुपये की, इसकी कॉस्ट आई 2,000 रुपये की और इसकी कॉस्ट आई 12,000 रुपये की। ये आया। अब आप चाहते हो उसके बाद मार्केटिंग का खर्चा कितना हुआ मेरा, मार्केटिंग में इसमें मार्केटिंग में खर्च लगा 1,000 रुपये, इसकी मार्केटिंग में खर्च लगा 500 रुपये, इसकी मार्केटिंग में पैसा लगा 500 रुपये, इसकी मार्केटिंग में खर्चा लगा 8,000 रुपये। सेल्समैन को आप इसी के लिए कितना खर्चा दे रहे हो। सेल्समैन इसके लिए इस 3,000 की प्रोडक्ट सेलने के लिए मान लीजिए हर एक पे 20% का कमीशन लेता है सेल्समैन, तो 200 रुपये की सेल्स कमीशन इसको मिलेगी, 1,000 रुपये की सेल्स कमीशन इसको देनी पड़ेगी, 1,600 की सेल्स कमीशन इसको देनी पड़ेगी और 4,000 रुपये की सेल्स कमीशन इसको देनी पड़ेगी। 4,000 रुपये की सेल्स कमीशन। तो अब आप ये देखो कि 20,000 का प्रोडक्ट था, 12,000 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, 8,000 बचे, 8,000 रुपये आपने मार्केटिंग में लगा दिए, 0 बचा, 4,000 की कमीशन और चलेगी। सेल देखोगे तो सबसे ज़्यादा बड़ी इसी की थी, लेकिन लॉस देखोगे तो उल्टा 4,000 रुपये का लॉस हुआ। तो अगर आपके पास सेगमेंट वाइज जैसे रिपोर्टिंग करने का कोई तरीका नहीं होगा तो आप ये चीज़ें पकड़ भी नहीं पाओगे। आप ओवरऑल देखोगे 20, 8, 28, 5, 33 और 1, 34, 34,000 की मेरा सेल है, इन सारे खर्चों को जोड़ोगे तो देखोगे हो तो लॉस रहा है, लेकिन आप वो एक्टिविटी यूनिट नहीं पकड़ पाओगे जिसकी वजह से लॉस हुआ। जैसे अभी 12 और 3 15 और 3 18,000 का खर्चा एक हुआ, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10,000 रुपये खर्चा एक हुआ, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6,200, करीब 6,200, 6,800, 6,800 रुपये का खर्चा ये हुआ। अब 18 10 28 और 4 28 से 34, 18 28 से 34,800। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। तो टोटल खर्चा हुआ 34,800 का, सेल हुई 34,000 रुपये की, तो नेट में आप देखो केवल 800 रुपये का लॉस दिख रहा है। तो आप सोचो कि 800 का लॉस तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है इस बार कुछ कॉस्ट हमने मटेरियल महंगा खरीद लिया हो, कुछ और खरीद लिया, तो आप किसी इंडिविजुअल को वो नहीं कर पा रहे हो, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। अगर आप कंसोलिडेट पे रिपोर्टिंग करते हो, आपके पास सेगमेंट है, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग सेगमेंट या कॉस्ट सेंटर। जिन कॉस्ट सेंटर के बेस पे आप रिपोर्टिंग करके आप उस कॉस्ट सेंटर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस कॉस्ट सेंटर में सुधार कर सकते हो। ये 20,000 का सामान बेच रहे हो तो 12,000 का कॉस्ट ऑफ मटेरियल रहा, 8,000 रुपये की मार्केटिंग कॉस्ट आई, तो आप देखोगे यहाँ क्या हो सकता है, मार्केटिंग की कॉस्ट को कम करा जाए, या मार्केटिंग के तरीके बदले जाएँ, मटेरियल को खरीदने के लिए तरीके बदले जाएँ, सेल्समैन ऐसा ढूंढा जाए जिसकी कमीशन कम हो, है ना। तो आपको ये सब तरीके देखने के बाद, लेकिन अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट में 8,000 रुपये का लॉस दिख रहा है, 4,000 रुपये का लॉस दिख रहा है, सॉरी, और यहाँ पे देखोगे ओवरऑल सारे प्रोडक्ट को मिला के देखो 800 रुपये का लॉस दिख रहा है। तो 800 रुपये का लॉस आपको चिंता कम करेगा। हो सकता है इस बार कुछ हो गया होगा, मटेरियल महंगा आ गया होगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यूनिट वाइज देखो तो ज़्यादा चिंता वाली बात है। तो आपको इस यूनिट को ज़्यादा ध्यान देंगे, ये यूनिट कर क्या रही है, जो और हेडों में प्रॉफिट आ रहा है उसको भी खा जा रही है ना, और यूनिट में जहाँ प्रॉफिट आने हैं और उसकी उम्मीद है उसको भी खा जा रही है, तो ऐसे तो कंपनी नुकसान में देगी। इसे बोलते हैं कॉस्ट सेंटर बनना। रिपोर्टेबल यूनिट होती है कॉस्ट सेंटर। जैसे मान लीजिए आप टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस करते हो, है ना, टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस करते हो आप, इसमें आपके पास 5 कारें हैं, 5 टैक्सी हैं आपके पास। अब हर टैक्सी पे एक ड्राइवर होगा, हर टैक्सी का अपना फ्यूल अलग अलग भरा जाएगा, हर टैक्सी की रजिस्ट्रेशन के खर्चे अपने आप अलग अलग होंगे, हर टैक्सी का मेंटेनेंस अलग होगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलग अलग होगी, और इसकी क्लीनिंग के जो खर्चे होंगे वो कॉमन होंगे। जहाँ गैराज में, अपनी गैराज में आप क्लीनिंग कराते हो, जो एक हेल्पर रखा होगा वो कॉमन होगा। तो अब जो ये गाड़ियाँ ड्यूटी करके आएंगी, इनकी जो रेवेन्यू होगा, जो सेल्स होगी, वो सबकी अलग अलग होगी, हर एक की ड्यूटी अलग अलग आएगी, तो अलग अलग आएगी। अब आपको ये पता है, ये जो 5 खर्चे हैं, 4 खर्चे हैं, इन 5 में से 4 खर्चे तो ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई अलग हो सकते हैं, अलग अलग आइडेंटिफाइड हो जाएंगे। कॉमन खर्चा है क्लीनर का, जो हेल्पर है, 5 गाड़ियाँ साफ कर रहा है, उसकी एक तनख्वाह है, वो जो लेगा वो पूरी तनख्वाह लेगा, तो वो आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होगी। मान लीजिए हेल्पर को आप 15,000 रुपये महीने के देते हो, आप मान के चलो कि 5 गाड़ियाँ साफ करता है, तो 3-3 रुपये 5 हर गाड़ी पे लगा लो, एवरेज ही करना पड़ेगा गाड़ी के, उसका काम तो कॉमन है, गाड़ी साफ करनी है, सुबह गाड़ी ड्यूटी पे जाने से पहले से रोज साफ करनी है, तो 15,000 रुपये चलिए, हर गाड़ी पे एक फिक्स डाल लो कि 3-3 रुपये उसने कॉमन लिया। लेकिन फ्यूल तो हर ड्राइवर अलग है, ड्राइवर की सैलरी अलग है। हो सकता है कोई गाड़ी कोई ड्राइवर बड़ी गाड़ी चलाता है, उसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी, कोई ड्राइवर छोटी गाड़ी चला के, जो जैसे मर्सिडीज BMW ड्राइवर होते हैं, तो उनकी तनख्वाह ज़्यादा होती है। लेकिन जो ऑल्टो वैगनर वगैरह चलाते हैं, i10 वगैरह चलाते हैं, उनकी तनख्वाह नॉर्मल होती है ड्राइवर की। तो ड्राइवरों की तनख्वाह अलग है, एक ड्राइवर की तनख्वाह दूसरे ड्राइवर से अलग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सभी की, हर कंपनी में सभी ड्राइवरों की तनख्वाह एक बराबर नहीं हो सकती। कोई पुराना होता है एम्प्लॉय, कोई एक्चुअल में जेन्युइनली ज़्यादा मेहनत करता है, तो कंपनी से ज़्यादा अप्रिशिएट भी करेगी, तो बराबर तो हो नहीं सकती। अगर बराबर भी है तो हर ड्राइवर की तनख्वाह अलग है। 5 गाड़ी में 5 ड्राइवर हैं, तो 5 की तनख्वाह अलग, 5 अपने अपना फ्यूल भरवाएंगे, वो अलग, 5 के रजिस्ट्रेशन चार्जेस, टैक्सी में जो RTO में रजिस्ट्रेशन का खर्चा होता है वो सबका अलग, क्योंकि गाड़ियों की सेटिंग कैपेसिटी और इंजन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, तो वो अलग अलग होगा। अगर सेम सेटिंग कैपेसिटी, सेम इंजन कैपेसिटी पे, तो भी तो 5 गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पैसा अलग अलग देना पड़ रहा है। तो गाड़ी A का रजिस्ट्रेशन का खर्चा गाड़ी A के लिए, गाड़ी B का B के लिए, C का C के लिए, और रिपेयर मेंटेनेंस
वो सबकी अलग अलग होगी। तो अब आप ये चाहते हो कि मेरी कौन सी गाड़ी मेरे को कितना पैसा कमा के दे रही है, तो क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको कॉस्ट सेंटर करना पड़ेगा। देखो आप अगर ऐसे बनाओ, सेल्स अकाउंट कार 1, सेल्स अकाउंट, ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। कार 2, तो अगर 4-5 गाड़ियां हैं तो आप एक बार को मान लो चला भी लोगे। ऐसी ड्राइवर सैलरी कार 1, ड्राइवर सैलरी कार 2, ड्राइवर सैलरी कार 3, फ्यूल कार 1, कार 2। तो आप अगर इन खर्चों को कार वाइज सेल्स में, एक्सपेंस में खोलोगे तो जब 5 गाड़ियां 6 गाड़ियां तो आप मेंटेन कर लोगे एक बार को। जिन कंपनियों के पास 100 गाड़ियों का फ्लीट है तो वो कैसे मेंटेन करेगा। 100 सेल्स के लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले पेज पे सेल्स ही दिखेगी और कुछ दिखेगा नहीं, तो वो गलत हो जाएगा ना। वो तो रिपोर्टिंग अच्छी की जगह गंदी हो जाएगी उल्टा। तो वो रिपोर्टिंग इतनी बल्कि हो जाएगी कि समझ नहीं आएगा। खाली फ्यूल के खर्चे 100 गाड़ियों के हैं तो 100 फ्यूल के खर्चे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब ट्रेडिंग अकाउंट में आओगे तो 100 फ्यूल के खर्चे, फ्यूल एक्सपेंस कार्ड 1, फ्यूल एक्सपेंस, तो वो तो रिपोर्टिंग गंदी हो जाएगी। तो उन सब काम के लिए क्या करना पड़ता है, कॉस्ट सेंटर, ताकि मैं ये देख सकूं मेरी कौन सी गाड़ी और कौन सा ड्राइवर कितने पैसे कमा के दे रहा है, ताकि उस गाड़ी को प्रमोट किया जाए, उस ड्राइवर को प्रमोट किया जाए। जो काम नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं ला रहे हैं, पैसा नहीं कमा के दे रहे हैं, उनको हटाया जाए या उनको जिम्मेदार ठहराया जाए। उनको समझाया जाए कि भाई देख, तुम्हारे पास भी गाड़ी है, उसके पास भी गाड़ी है, उसकी गाड़ी ने पिछले महीने मेरे को 50,000 रुपये कमा के दिए, तुमने उल्टा 30,000 रुपये का फालतू खर्चा कर दिया। तो अब मैं अगर मान लीजिए गाड़ियों में क्या होता है, ज़्यादातर फ्यूल की चोरी होती है। जो टैक्सियों में चलती हैं गाड़ियाँ उनमें फ्यूल चोरी होने के चांसेज होते हैं। तो फ्यूल चोरी हो गए, फेक रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे डाल देते हैं, कई बार पंचर हो गया, कई बार कुछ हो गया, तो ऐसे खर्चे डाल दिए, फेक में डाल दिए। तो लेकिन अगर मेरे पास कार वाइज रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं होगा तो मैं किसी ड्राइवर को जिम्मेदारी नहीं बता पाऊंगा। किसी और ड्राइवर इस बात का जो होगा, ऑपरेटर इस ड्राइवर का इस बात का मिसयूज भी करेगा। उसे पता है मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मैं एक कार की रिपोर्ट अलग से निकाल पाऊँ। तो और मैनुअल जोड़ के रिपोर्टिंग ठीक नहीं होती है और वो टाइम टेकिंग भी है। मैंने एक ड्राइवर को सामने बैठाया, रुक जा, मैं तेरे पहले पिछले महीने के सारे पेट्रोल के खर्चे जोड़ रहा हूँ, पिछले महीने तेरे कब तूने पंचर लगवाया, कब रिपेयर करवाई, उसके खर्चे जोड़ रहा हूँ। तो उतनी देर वो वहीं बैठा रहेगा, वो अपनी ड्यूटी कब करेगा, आप अपने काम कब करोगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए टैली ने एक सेगमेंट बनाया है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का काम है, आप बाहर देखोगे तो सेल्स अकाउंट ही मिलेगा, एक ही मिलेगा जो नॉर्मल अभी तक हम कल तक करते आ रहे हैं। बाहर देखोगे फेस पे तो फ्यूल अकाउंट ही मिलेगा, ड्राइवर सैलरी ही मिलेगी। लेकिन जब इसका ब्रेकअप देखते हो कॉस्ट सेंटर वाइज तो वो अलग अलग मिलेगा आपको। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था गोडाउन अलग अलग हो रहे थे, लेकिन आपको बाहर स्टॉक दिख रहा था केवल, आप अंदर जाके देखते थे गोडाउन वाइज देखते थे कौन सा स्टॉक किस गोडाउन में पड़ा हुआ है, वहाँ दिख रहा था। तो ऐसे ही द कॉस्ट सेंटर और अ रिपोर्टेबल सेगमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रैकिंग द एक्सपेंसेस incurred and income earned by each center और segment। हर सेंटर और सेगमेंट को आप जिम्मेदार बना सकते हो, भाई तू काम नहीं कर रहा है। यू कैन क्रिएट कॉस्ट सेंटर, रिपोर्टेबल सेगमेंट एंड एलोकेट एक्सपेंस एंड इनकम ऑन टू देम। Along the cost center, you can create a cost category
and use them if in cost center for parallel allocation. You can view the same expenses allocation between the cost center and two cost categories. For example, parallel allocation, you can view the allocation of travel expenses incurred by an employee for any sales scheme. मान लीजिए उसने क्या करा, किसी एम्प्लॉई ने उसको बोला था, हमने भाई एक काम कर, ये ना 5,000 रुपये के गिफ्ट बांट दियो, तू जो तेरे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर उनको गिफ्ट बांट दियो। तो आपने मान लीजिए फार्मा कंपनियां होती है ना, अपने दवाइयों के सैंपल के साथ गिफ्ट बांटती हैं कई बार डॉक्टरों को, है ना, हालांकि वो इलीगल है, लेकिन फिर भी वो छोटे मोटे ऑब्लाइज करने के लिए वैसे ही दे देती हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये 5,000 रुपये के जो गिफ्ट बांटे हैं, ये बताओ आपने ईस्ट जोन में कितने बांटे, साउथ जोन में कितने बांटे हैं, तो जोन वाइज पता लग जाएगा, ताकि कल को हम रेवेन्यू देखना चाहें तो ईस्ट जोन से कितना आया रेवेन्यू और साउथ जोन से कितना रेवेन्यू आया। मान लीजिए 50,000 रुपये के गिफ्ट थे या 1.5 लाख रुपये के गिफ्ट थे, 1.5 लाख रुपये गिफ्ट बांटे, तो उसने बोला ईस्ट जोन में मैंने बांटे 80,000 रुपये के, साउथ जोन में बांटे मैंने 70,000 रुपये के। तो जब सेल्स आएगी तो सेल्स को भी मैं ईस्ट जोन और साउथ जोन के बेस पे बांट सकता हूँ, ताकि मुझे पता लगे मैंने 80,000 रुपये गिफ्ट बांटे थे, यहाँ से मेरी सेल कितनी आई 40,000 रुपये, यहाँ से मेरी सेल कितनी आई 2 लाख रुपये। तो अगली बार साउथ वाले में काम ज़्यादा, साउथ वाले में ज़्यादा काम आ रहा है, यहाँ वाले पे काम कम आ रहा है, तो इसको तो मैं हैंडल करके रखूँगा, लेकिन यहाँ पे अब मेरे को इम्प्रूव करने की जरूरत है। देखना पड़ेगा कि क्या मेरे सेल्स मैनेजर एक्चुअल में इस जोन में 80,000 की गिफ्ट बांटे भी हैं या उसने वैसे छाप दिया नाम। अब जिम्मेदार बना सकता ना, भाई तो 80,000 रुपये गिफ्ट बांट के ऑर्डर खाली 40,000 रुपये का आ रहा है, कैसे पॉसिबल है? या तो तूने गड़बड़ करी है, या तो उन लोगों से दोबारा मिल गया, तो उन्हें कन्विंस नहीं कर पाया, सेल्स वाला आदमी हमारा उनको कन्विंस नहीं कर पाया कि भाई गिफ्ट देना चलो ठीक है, ऑब्लाइज करना था। गिफ्ट का मतलब ये नहीं कि इन रिटर्न ऑर्डर आएगा ही, लेकिन फिर भी इतना कम आ रहा है तो मैं कम से कम सेल्समैन को बोल तो सकता हूँ, भाई वहाँ मैंने 70,000 रुपये के गिफ्ट बांटे हैं और हमारे को 80,000 रुपये गिफ्ट बांटे हैं, ऑर्डर 40,000 का है, प्रॉब्लम कहाँ हुई? कुछ तो प्रॉब्लम है हमारी, फिर इसका मतलब। तो इन चीज़ों के लिए आप जिम्मे एक दूसरे की एलोकेशन कर सकते हो, कॉस्ट सेंटर का ये फ़ायदा होता है।